नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। निवेदन ये है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियों के कई पहाड़ खड़े हैं। अपने पक्ष में समीकरण बनाने के लिए आजकल भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से सभी दांवपेच आजमा भी रही है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए जहां वह स्वयं भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में खड़ा करने में कामयाब हो चुकी है, वहीं अब वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा जनाधार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल पर भी डोरे डालने लग गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का जो सपना है उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूना लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा करें तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार कमजोर पड़ा है। समीकरण यह कह रहे हैं कि यदि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर लड़ते हैं तो इस बार और भी तकड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत जनाधार खड़ा किया है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े कह रहे हैं। ऐसे में यदि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक मंच से चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तकड़ी चुनौती दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास भी है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए वे भरसक प्रयास कर भी रही है, लेकिन जयंत चौधरी अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। वे न तो अखिलेश के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं और न ही भाजपा के साथ गठबंधन करने के पक्ष में, क्योंकि जयंत चौधरी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उन्होंने अभी अपना मुंह खोला तो उन्हें इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जयंत चौधरी की यह चुप्पी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 12 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। भाजपा या सपा जो भी जयंत चौधरी को ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए देगा वे उसके साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही मुश्किल है कि वे जयंत और अखिलेश के गठबंधन का कोई मजबूत तोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं निकाल पाए हैं। इसलिए अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं भी आते हैं तो भी भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को साधने की जिम्मेदारी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, योगी सरकार में मंत्रियों और क्षेत्रीय संगठन को दे दी है। अब मैं आपको आंकड़ों में बताऊंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद का गठबंधन भाजपा पर क्यों भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर वह पहले से ही सचेत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में यानी पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसमें बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा के जो सांसद हैं वे अपने लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों पर उतनी बड़ी जीत नहीं दिला सके जो उन्होंने स्वयं लोकसभा चुनाव में हासिल की थी। इतना ही नहीं, अगर वर्ष 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो आप अचरज में पड़ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए चुनाव में भाजपा ने लगभग 100 विधानसभा सीटें जीती थीं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे लगभग 85 सीटें ही हासिल हो सकीं। 2022 में सपा रालोद गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तब भी भाजपा रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, सहारनपुर और नगीना लोकसभा सीट हार गई थी। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीते भी थे वे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में आने वाली अनेकों विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिलवा सके। उनके क्षेत्र में आने वाली कई विधानसभा सीटों को सपा रालोद गठबंधन छीनने में कामयाब रहा। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से केवल 2 बेहट और नकोड़ सीट पर ही अपनी पार्टी को जीत दिला सके, जबकि समाजवादी पार्टी ने कैराना और राष्ट्रीय लोकदल ने शामली के साथ साथ थाना भवन सीट भाजपा से छीनी थी। लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सांसद हैं। उनके क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा केवल मुजफ्फरनगर शहर पर ही कब्जा कर सकी, जबकि खतौली और बुड़ाना सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और चरथावल और सरदना सीट समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी।
मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से लगातार 3 बार से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ भी भाजपा मात्र 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पिछली बार ये संख्या 4 थी। बसपा ने सहारनपुर लोकसभा सीट 2019 में हुए चुनाव में भाजपा से छीनी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान यहां भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ। बिजनौर लोकसभा सीट को भी बसपा ने भाजपा से 2019 में छीनी थी और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 में से 3 सीटों चांदपुर, पुरकाजी और मीरापुर भाजपा हार गई, जबकि हसनापुर और बिजनौर सीट पर वह जीतने में सफल रही। बंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे सतपाल सिंह बागपत लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। उनके क्षेत्र की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल ने कब्जा जमाया हुआ था। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसी सीटें हैं जो भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई हैं। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और राष्ट्रीय लोकदल की ताकत में इजाफा हुआ है। भाजपा को डर यह भी है कि यदि विपक्षियों के इस गठबंधन में कांग्रेस और बसपा भी शामिल हो गई तो उसे और तकड़ी चुनौती मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल को अपने पाले में खड़ा करने के प्रयास तो शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, शीर्ष नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा यहाँ कितनी सफल हो पाती है, इसके लिए हमें लोकसभा चुनावों तक इंतजार करना होगा।